हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट एग्ज़ाम 2019। ये 2019 का पेपर है और बुकलेट कोड है ई। ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट एसएसटी है तो एसएसटी वालों के लिए देखिए सोशल साइंस का हम इस वीडियो में सोशल साइंस का सलूशन देखेंगे। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड करके सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। देखिए, इसमें सी डी पी के 30 क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाएगा सोशल साइंस एस एस टी के 60 हैं। इसके बाद हम हिंदी देखेंगे। इसके बाद क्या देखना है, हिंदी के कितने 30 है। तो इतने क्वेश्चनों को हम 2019 का जो पेपर है इसको सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, तभी आपके समझ में आएगा। ये 2019 का है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ 2019 दिसंबर का पेपर है ये। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। देखो, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई। यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना है। देखो, साझा करना है क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया। लॉरेंस कोहलवर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन अभिविन्यास प्रारूप अवस्था पर आधारित है। तो देखो, यहाँ पे पहला ऑप्शन है आपका कानून एवं व्यवस्था पश्च परंपरागत। दूसरा ऑप्शन है आज्ञा पालन पूर्व परंपरागत। तीसरा ऑप्शन है अच्छा होना परंपरागत और चौथा ऑप्शन है आदान प्रदान परंपरागत। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा चौथा ऑप्शन, आदान प्रदान परंपरागत। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए आप। दूसरा क्वेश्चन है समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं। क्या जेंडर विभेदीकरण है, या जेंडर भूमिकाएं हैं, या फिर जेंडर पहचान है, या जेंडर रूढ़िवादिताएं हैं। तो देखो, यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, जेंडर रूढ़िवादिताएं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 को आप समझिए। चलिए, हाल ही में पाठचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है इसमें, यह जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है। बी ऑप्शन है, यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। सी ऑप्शन है, यह जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है। चौथा है, यह जेंडर विभेदीकरण को बढ़ाता है। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 की बात करें तो तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यह जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है। सॉरी, 1 मिनट देखिए, तीसरे में तीसरा नहीं होगा, ये हो जाएगा, यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, वाइगोटस्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करते हैं तो इसे क्या कहते हैं। देखो, सहयोग द्वारा विस्तारित कर रहे हैं तो इसे हम कहेंगे स्कैफोल्डिंग यानी पहाड़ ढांचा। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 जीन पियाजे से रिलेटेड है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होगा। देखो, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क की बात कर रहा है तो कौन सा होगा ये आपको बताना है। आपने तैयारी अच्छे से कर ली होगी। संवेदी चालक अवस्था ये तर्क की बात नहीं करेगा, पूर्व संक्रियात्मक नहीं होगा, मूर्त संक्रियात्मक नहीं होगा, अमूर्त संक्रियात्मक यानी चौथी वाली स्टेज हो जाएगी। ठीक है, ये देखो, पहली वाली जो स्टेज है ये होगी आपकी जन्म से 2 वर्ष तक। ये है 2 से 7, ये है 7 से 11 और ये है 11 से ऊपर। ठीक, छठा क्वेश्चन कह रहा है के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है।
तो जाहिर सी बात है जहाँ पे भी सामाजिक प्रक्रियाओं और सांस्कृतिक संदर्भ की बात हो तो बायगोत्स्की हो जाएगा, यानी छठे का आपका हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा लेव बायगोट्स्की। क्वेश्चन नंबर 7, आपको मेरे चैनल पे 10 साल तक के सीटेट के प्रीवियस ईयर के पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे। आपके लिए मैंने प्लेलिस्ट सीटेट की बना दी है, उस प्लेलिस्ट पे जाके आप देख लीजिए। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? तार्किक बहस को हतोत्साहित करना चाहिए, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता हो, या फिर एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल वाला काटना है, केवल इसमें भी है। तो 2 ऑप्शन आपके सामने हैं, 2 में से एक ऑप्शन सही है, वो आपको चुनना है। देखो, तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना ये नहीं होगा, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की क्या हो, आवश्यकता हो। दूसरा वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हार्वर्ड गार्डनर से है। तो हार्वर्ड गार्डनर से है, देखो समझो क्या कह रहा है। देखो यहाँ पे कह रहा है बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषता हो सकती है। अब देखो यहाँ पे पहला देखो, ध्वनि ताल शब्दों के अर्थ। ध्वनि ताल की गणित में कोई बात नहीं होती। दृश्य स्थानिक प्रवेश, तो दृश्य स्थानिक प्रवेश की भी कोई चर्चा नहीं होगी तार्किक गणितीय में। संगीतमय, तो संगीतमय की बिल्कुल भी चर्चा नहीं होगी क्योंकि तार्किक गणितीय की बात कर रहा है वो। पैटर्न को खोजने एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता एवं संवेदनशीलता, यानी चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9वां क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणाओं को विकसित करते हैं और उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे? तो उन्हें क्या कहोगे आप? सामाजिकरण कहोगे। पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10वां क्वेश्चन है, मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? देखो, पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवंशिकता है। जी नहीं, एकमात्र कारक जो है आनुवंशिकता नहीं है। दूसरा है परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति को निर्धारित करता है। जी नहीं, एक व्यक्ति को पूर्ण रूप से निर्धारित नहीं करता। मानव विकास को ना तो आनुवंशिकता और ना ही पर्यावरण प्रभावित करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। जबकि पर्यावरण और आनुवंशिकता दोनों ही मानव विकास को प्रभावित करते हैं। तो आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 11 प्रगतिशील शिक्षा से है। प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। विद्यार्थी के निष्क्रिय, तो ये रॉन्ग है। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है। जी नहीं, शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुसरण कराया जाता है। ये भी ऑप्शन रॉन्ग है, पहला वाला ये ऑप्शन सही है। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, सतत एवं समग्र मूल्यांकन से पूछा गया है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? केवल संरचनात्मकता की बात नहीं होगी, केवल संकल्पात्मकता की बात ना होगी, ना तो संकल्पता ना ही संकल्पना, ये गलत हो जाएगा। विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना, यानी चौथा वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 समझिए आप। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या कह रहा है? आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि उनके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िबद्धता एवं परिमाणिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करनी चाहिए? तो पहला ऑप्शन देखो, इस प्रकार के सरोकारों को अनदेखा नहीं करना है। विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता नहीं करानी है। विद्यार्थियों से पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल होने की सलाह देना, तो ये भी सलाह नेगेटिव है, ये नहीं देना।
विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से विभिन्न कहानियों उदाहरणों को प्रस्तुत करना। तो हमारा चौथा वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, समावेशी कक्षा से है। देखो, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता होती है। ठीक है, तो चौथा वाला का जो 14वें क्वेश्चन का जो पहला वाला ऑप्शन है ये कुल मिला के सही है। अशक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया एवं सहानुभूति का भाव जी नहीं, बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंद बुद्धि बच्चा आदि के रूप में वर्गीकृत नहीं करना। ठीक है, लेबलिंग नहीं करनी है, केवल प्रतिभाशाली, केवल ये नहीं करना। तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन देखो आप। 15वां क्वेश्चन कह रहा है, एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है, जैसे पढ़ने की चिंता भी व्यक्त कर रहा है, शब्दों और अक्षरों को पहचानने में कठिनाई भी महसूस कर रहा है। तो निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल को प्रदर्शित कर रहा है और पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई भी महसूस कर रहा है। तो ये चारों पॉइंट जिसमें ऑप्शन में समाहित हैं वही वाला ऑप्शन सही होगा। तो ये किसके सूचक हैं? यह एक स्वावलंबी विद्यार्थी के हैं? जी नहीं। सृजनात्मक विद्यार्थी के हैं? बिल्कुल नहीं। ये मानसिक क्षति वाले विद्यार्थी के हैं? तो इनके भी नहीं हैं। तो ये हैं अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी के। तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए, 15 क्वेश्चन आपने CTP के अब तक पढ़ लिए। 16वां क्वेश्चन आपके फिर सामने है। चलो 16वां देखिए, एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकता को किस प्रकार से बता सकता है व संबोधित कर सकता है? पहला और जो ऑप्शन है आपका वो कह रहा है, आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग करना था, अभ्यास एवं रटने पर बल। जी नहीं। विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीकों का प्रयोग। बिल्कुल गलत। अत्यधिक लिखित गृह कार्य देना तथा उत्तरों को अन्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से नकल करने पर दबाव डालना। बिल्कुल गलत। प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों व कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। तो ये वाला चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 17। चलो, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मकता विद्यार्थी को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? अपसारी चिंतन पर बल देकर। तो ये कुल मिला के आपका पॉजिटिव आंसर दिख रहा है। लेकिन आगे चलते हैं। अब सारी चिंतन को अत्युत्साहित नहीं करना, अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल्यों को महत्व देकर। तो ये पहले वाले से ज़्यादा अच्छा कौन सा है? थर्ड वाला ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है। विद्यार्थियों को जोखिम लेने एवं चुनौतियों का सामना करने में हतोत्साहित करना। तो 17 में का हमारा तीसरा वाला ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है। बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना। रॉन्ग है। बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करने हेतु पुरस्कार को बराबर नहीं देना है। निर्देश के लिए केवल व्याख्यान नहीं करना है। विषय वस्तु बच्चों के संपूर्ण कुशलक्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। तो चौथा वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 19। देखो, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? तो पहला ऑप्शन है इसमें वो है समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। दूसरा है क्रियात्मक अनमयता, एक वस्तु के केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान देना। प्रतिक्रिया निर्धारण, समस्या प्रस्तुतिकरण के एक ही आयाम को सीमित में रखना। जी नहीं। साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। चौथा वाला ऑप्शन हमारा 19 का चौथा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है?
तो नहीं है वो आपको बताना है। देखो, बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, ये पॉजिटिव पॉइंट है। प्रयोग एवं पर्यवेक्षण पॉजिटिव है। संवाद एवं परिचर्चा पॉजिटिव है। लेकिन दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना, ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, तो हमारा यही वाला ऑप्शन बिल्कुल चौथा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं। तो किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं? बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहकर बच्चों को कक्षा से बाहर नहीं करना है। पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांट कर ऐसा भी नहीं करना है। पूरी कक्षा के सामने आप बार बार डांटोगे, उनसे बात करके उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करना। तो ये वाला जो विकल्प है, थर्ड वाला, ये बहुत ही बेहतर है। उन्हें गृह कार्य के रूप में अत्यधिक वर्कशीट देकर, तो ये भी हमारा रॉन्ग आंसर है। 21 का तीसरा जो विकल्प है वो सही है। अब देखो, यहाँ पे संरचनावादी उपागम बताता है कि ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है? इसका तो डायरेक्टली आंसर आपको पता ही है, बिल्कुल सही है। यंत्रवत याद करना, जी नहीं। दंड गलत है। अनुबंधन गलत है। विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान आएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 23, बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? संवाद के द्वारा बच्चों की अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। पॉजिटिव पॉइंट है। बच्चों के इन विचारों को खारिज करना चाहिए। बच्चों के विचारों सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए। बच्चों को इन विचारों के लिए डांटना चाहिए, जी नहीं। तो पहला ही वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 समझो। संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार का संबंध होता है? एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, जी नहीं। एक दिशीय संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं। एक दिशीय संज्ञान संवेगों को प्रभावित करता है। द्विदिशीय, दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया है। तो चौथा वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? विद्यार्थी की रुचि, बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों की अगर अभिरुचि है तो भी वो अधिगम प्रक्रिया को क्या करेगा? प्रभावित करेगा। विद्यार्थी का सामवेगिक स्वास्थ्य, विद्यार्थी का सामवेगिक स्वास्थ्य अगर अच्छा नहीं होगा तो वो भी प्रभावित करेगा। शिक्षा शास्त्र की रणनीतियाँ अगर अच्छी नहीं होंगी तो वो भी प्रभावित करेंगी। और विद्यार्थी का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ भी प्रभावित करेगा। इसका मतलब चारों ही ऑप्शन सही है। तो चौथा वाला हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, देखो, निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? तो पहला ऑप्शन है सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं। बी ऑप्शन है लगातार अभ्यास व बार बार स्मरण करना। तीसरा है पुरस्कार एवं दंड। और चौथा है उद्दीपन एवं प्रतिक्रिया संबंध। तो देखो, लगातार अभ्यास बार बार स्मरण रॉन्ग है। दंड पुरस्कार की बात नहीं करनी। उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध रॉन्ग है। सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं वाला ऑप्शन बिल्कुल पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 27 को समझो। जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, जैसे कि एक प्रयोग का नियोजन एवं संचालन जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसा कि स्टार या बैज प्राप्त करना, ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है? तो देखो, अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास, बिल्कुल सही है, पॉजिटिव है। समझने के लिए अधिगम से आनंद प्राप्त करना, रॉन्ग है। पुरस्कार के बिना भी उस गतिविधि में लगे रहना, अन्य लोगों को खुश करने के लिए, तो ये भी गलत है। इसके हिसाब से जो पहला वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। चलिए, 28वां क्वेश्चन देखो आप, बाल्यावस्था से संबंधित है। चलो, बाल्यावस्था की अवधारणा से आप क्या समझते हैं? यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम के समान है, गलत। समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोविज्ञानों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है, सही है। यह है कि बच्चे दुष्ट रूप में पैदा होते हैं और उन्हें साम्य बनाना होता है, गलत है।
यह है कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित होते हैं। हम जाएंगे सेकंड वाले ऑप्शन के साथ। सेकंड वाला जो ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? तो मध्य बाल्यावस्था की आपसे इसमें विशेषता पूछ रहा है। तो शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से होता है, ये नहीं है। अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है, तो यह भी नहीं होगा। बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं, सी वाला ऑप्शन सही है। चौथा है अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा घटित होता है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। CDP का देखिए लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपके SST के चलेंगे। SST के 60 क्वेश्चन हैं, उनको भी इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, परिवार एवं पास पड़ोस। यहाँ पे देखो परिवार एवं पास पड़ोस, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के सामाजिकरण की हैं। तो क्या हैं, देखो परिवार तो क्या है, प्रथम है, और पास पड़ोस भी क्या है, प्रथम है। तो ये प्राथमिक एजेंसियां हैं। तो 30 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए CDP के। वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि हर बच्चे को पता चल सके कि जो प्रीवियस ईयर का पेपर था वो किस प्रकार का पेपर पूछा गया। चलिए अब चलते हैं SST की ओर। तो देखिए SST आपके सामने है और ये 31 नंबर से शुरुआत है, 31 से लेके 90 तक। यहाँ पे देखो 31 से लेके 90 तक आपको SST देखने को मिलेगी, ठीक है। ये आपका सामाजिक अध्ययन है। तो जो 31वां क्वेश्चन है, सबसे पहले हम उसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो 31वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भ्रंश शोध पर्वत है? तो इसका जो राइट आंसर में है वो बता दे रहा हूँ, अपलेशियन पर्वत हो जाएगा। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अब देखो यहाँ पे ये कथन वाला है, क्वेश्चन 2 कह रहा है पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। तो पहला ऑप्शन है A और B दोनों सही है, B जो है वो सही व्याख्या करता है A की। तो पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला देखो सेल से है। 33वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 33वां क्वेश्चन कह रहा है कायांतरित सेल के बारे में ABC कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है आग्नेय और अपसादी सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाते हैं। दूसरा इसमें विकल्प दे रखा है कायांतरित सेल है वो उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्मा बनाते हैं। तीसरा है संगमरमर एक कायांतरित सेल है। तो देखो यहाँ पे पहला वाला सही है, दूसरा वाला सही है, लेकिन सी वाला ऑप्शन गलत है। तो A B सही है और C गलत है। तो कौन सा होगा अभी देखते हैं। देखो A और B सही है और C गलत है, इसका मतलब दूसरा वाला जो ऑप्शन है हमारा वो सही है। एक मिनट रुकिए। देखो संगमरमर क्या है, संगमरमर एक कायांतरित सेल है, तो ये भी हमारा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो A B और C तीनों ही सही हैं, तीनों ही सही हैं। चलिए 34 नंबर, समझो अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल में किस परत में आने पर जल जाते हैं। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है भाई, अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले जो उल्कापिंड है वो वायुमंडल की किस परत में आने पर जल जाते हैं, तो वो है मध्यमंडल। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 35वां क्वेश्चन देखो, 35वां ऋतु प्रवास जुड़ा है। तो ऋतु जो प्रवास है वो जुड़ा है लोगों के आवागमन से, घरों की आसपास की बसावट से, या एक छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता से, या ऐसे स्थान जहां बस्तियां विकसित होती हैं।
ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से पहला वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, लोगों के आवागमन से। ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है लोगों के आवागमन से। क्वेश्चन नंबर 36। चलिए देखो, स्थायी पवनों के संबंध में कथन ए और बी विचार कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। यह पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। स्थायी पवनें हैं तो बिल्कुल सही पॉइंट है। पश्चिम और पूर्वी पवनें इनके उदाहरण हैं। तो ए सही है, बी गलत है, या ए गलत है बी सही है, या ए बी दोनों सही है, या ए और बी दोनों गलत है। अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो देखो ए और बी दोनों सही हैं। ए और बी क्या है, दोनों सही हैं। तीसरा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ब्राजील के कंपोस और वेनेजुला के लानोस उदाहरण हैं। ब्राजील के कंपोस और वेनेजुला के लानोस उदाहरण हैं। तो ए ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल के, बी ऑप्शन है टुंड्रा प्रदेश प्रकार की वनस्पति के, सी ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय घास स्थल के, और चौथा ऑप्शन है भूमध्य सागरीय वनस्पति के। तो ये है उष्णकटिबंधीय घास स्थल के। चलो 38वां क्वेश्चन। 38वां क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर है। जलवायु के संबंध में कथन ए और कथन बी पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। बी ऑप्शन है किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई तथा उच्चावास पर निर्भर करती है। तो 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे चौथा ऑप्शन है ए और बी दोनों गलत हैं। ए और बी दोनों क्या है, गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 39। ए बी के आधार पर ऊर्जा स्रोत की पहचान करो। यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। यह ऊर्जा स्रोत तब विमुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। तो बायोगैस है, प्राकृतिक गैस है, या भूतापीय ऊर्जा है, या फिर मोम है। तो ये हो जाएगी प्राकृतिक गैस। दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलो 40 नंबर क्वेश्चन देखो। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है। तो मैत्री की बात कर रहा है। मैत्री कहाँ अवस्थित है, ये है अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका। क्वेश्चन नंबर 41। खनिज के संदर्भ में सही नहीं है। क्वेश्चन नेगेटिव में है, तो आंसर भी आपका नेगेटिव में ही होगा। देखो यह प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं, बिल्कुल सही है। इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, ये भी सही है। यह विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक प्रवेश में निर्मित होते हैं, ये भी सही है। सभी खनिज अधात्मिक हैं, तो ये गलत है। सभी खनिज जो है वो अधात्मिक नहीं होते। 42वां क्वेश्चन है। चलो 42वां क्वेश्चन आप देख लो। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो आपको मिलान करना है। देखो नर्मदा नदी का किससे मिलान करना है, तो ये हो जाएगा आखेट और संग्रहण। दूसरा है बज्जी, तो बज्जी का मिलान करना है आरंभिक गणतंत्र। फिर है गारो पहाड़ियाँ, तो गारो पहाड़ियों का हो जाएगा आरंभिक कृषि। फिर है गंगा घाटी, तो गंगा घाटी का हो जाएगा आपका लगभग 2500 वर्ष पूर्व के शहर। और सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ, तो ये हो जाएगा आपका प्रथम नगर, यानी ए का दूसरा। तो ए का दूसरा देखो इसमें जा रहा है तीसरे वाले ऑप्शन में। तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए 43वां क्वेश्चन देखो आप। चलो ये दिया गया है क्वेश्चन। नीचे दो कथन ए और बी भारतीय इतिहास के तिथियों और काल के
समसामयिकवाद विवादों के संदर्भ में दिए गए हैं। पहला कथन जो है वो आपका क्या कह रहा है, ए नंबर पे, हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी कालविधि उपयुक्त होती है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा। बी है, लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजन के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। तो पहला ऑप्शन है ए और बी दोनों सही हैं तथा ए सही व्याख्या करता है बी की। दूसरा है ए और बी दोनों सही हैं किंतु ए की सही व्याख्या बी नहीं है। ए सही है बी गलत है, या फिर ए गलत है बी सही है। तो सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर होगा ए गलत है और बी सही है। चलो 44वां नंबर देखो आप। 44वां नंबर देखिए आप। नीचे दो कथन 19वीं शताब्दी में नई लोकप्रिय 19वीं शताब्दी में नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में, ठीक है, कथन ए है और कथन बी है। तो कथन ए को पढ़िए, कई चित्रों में अपने आसपास के बदलावों का उपहास किया गया। अंग्रेजी भाषा लोगों के नए शकों का मजाक तथा औरतों के घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई। कथन बी देखो क्या कह रहा है। कथन बी कह रहा है, राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने, लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसमें देखो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए और बी दोनों ही सही हैं। ए और बी क्या है? दोनों ही सही हैं। ए की सही व्याख्या बी नहीं है। ये वाला ऑप्शन आपका सही है दूसरा। 45वां देखो, थोड़ा जूम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जाता है? तो किसे प्राथमिक स्रोत माना जाता है? देखो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। कांगड़ा शैली की चित्रकला, गिरनार के शैल अभिलेख और पादशाहीनामा चित्रकला, मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। तो देखो मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला, ये चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 46 समझो। ब्रिटिश काल से ही पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था। सरकारी संस्थानों में एक निश्चित फीस लेकर साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे, वार्षिक परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन के लिए। तो साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे। तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 47वां क्वेश्चन देखो। 47वां क्वेश्चन क्या पूछा गया था? 47वां क्वेश्चन पूछा गया था, नीचे दो कथन ए और बी 18 से 19वीं शताब्दियों में यूरोप में राष्ट्र राज्यों के उदय संदर्भ में। कथन ए, 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। कथन बी कह रहा है, प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक राष्ट्र था, एक अलग राष्ट्र था। तो इसमें कौन सा कथन सही है? देखो ए गलत है, पहला वाला जो है वो गलत है, दूसरा वाला तो सही है। प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र है। ए गलत है किंतु बी सही है। चौथा वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है आपसे कि BCE का तात्पर्य है। BCE का तात्पर्य है 48 नंबर। तो BCE का है बिफोर कॉमन एरा। बिफोर कॉमन एरा 49 नंबर। हम
यह आज कैसे जानते हैं कि पुरापाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे। उस समय की कृतियों में इन पक्षियों का विविध लेख हमें मिलता है। महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं, बिल्कुल सही है। शुतुरमुर्गों पर मौखिक स्मृतियां हमारे पास दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अभिलेखित है। विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों में इनका वर्णन है, यानी दूसरा वाला जो ऑप्शन है ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 50 देखो। हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, जंगलों का विनाश हो गया, सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई, संभवतः नदियां सूख गईं। तो देखो, ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हुआ, बिल्कुल सही है। जंगलों का विनाश हो गया, ये भी हो गया होगा, ये भी सही है। संभवतः नदियां सूख गई, ये भी सही है। लेकिन सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई, ये गलत है। तो ए बी डी का मतलब है दूसरा वाला ऑप्शन। ए बी डी का मतलब क्या है? दूसरा वाला ऑप्शन। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन समझो। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? महायान, एक मिनट रुकिए। महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेत के माध्यम से दर्शाई जाती थी। दूसरा ऑप्शन है बुद्ध की प्रतिमाएं बनाए जाने लगीं। तीसरा ऑप्शन है बोधिसत्वों को नहीं स्वीकारा गया क्योंकि उन्हें अभी भी ज्ञान प्राप्त करना बाकी है। चौथा है मूर्ति कला के केंद्रों के रूप में मथुरा एवं तक्षशिला का क्या हुआ? पतन हुआ। तो बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी, ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, दूसरा। क्वेश्चन नंबर 52। खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही क्या है? उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार में रहा। गंगा में मैदानी इलाके के घनों जंगलों वाले क्षेत्र को पहली बार बैठा गया। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक गंगा के मैदानी इलाकों पर जबरदस्ती अपना अधिकार लंबे समय तक रख पाए। तो यही वाला सही है आपका तीसरा वाला ऑप्शन, 52 का तीसरा। क्वेश्चन नंबर 53। जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला ऑप्शन है देखो, समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी। बी ऑप्शन इसमें दे रखा है कि अधिकांश जनजातीय समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा। तीसरा है जनजातीय लोगों ने समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया। चौथा ऑप्शन है जनजातीय समाज अपनी विविध किस्मों की जरूरत के लिए एक दूसरे पर निर्भर थे। तो अधिकांश जनजातीय समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा है। दूसरा वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 को आप समझो। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया था? किस प्रकार से किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंपकर ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। तो पहला वाला ही ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 55। क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र, क्वेश्चन समझो, क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? अब नेगेटिव फॉर्म में वही चुनना है। मतदाता द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव करना, प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया, जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता
और जनता के मताधिकार का अधिकार। तीसरा वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल क्वेश्चन के हिसाब से सही है। क्वेश्चन नंबर 56, भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया है? तो सबको पता है छोटा जो तिब्बत है वो लद्दाख है। क्या है? लद्दाख है। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 57, भारत में अपील प्रणाली या पौन वार्षिक प्रणाली किसे कहते हैं? तो पहला ऑप्शन देखो, इसमें पहला ऑप्शन है इसमें न्यायिक सेवा में आवेदन का प्रावधान। बी ऑप्शन है न्यायालय के आदेश के खिलाफ संसद में अपील का प्रावधान। सी ऑप्शन है राज्य कार्यपालिका प्रमुख का सर्वोच्च अपील प्राधिकारी के रूप में कार्यरत होने का प्रावधान। चौथा ऑप्शन है निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील प्रावधान। तो चौथा वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58, 58 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदीपीय पठार का लक्षण नहीं है? फिर नेगेटिव है। नहीं वाला जरूर देख लेना पेपर में, क्योंकि पेपर में नहीं वाला हमें दिखाई नहीं देता और आराम से प्लस वाला यानी पॉजिटिव वाला हम पेपर में करके चले आते हैं। ये गलती आप नहीं करना। यह उत्तरी मैदानों के दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। सही है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है। ये भी सही है। यह कोयला और लौह अयस्क जैसे खनिजों की प्रचुरता है। चौथा ऑप्शन है यह पठार पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदी मौजूद है। तो ये चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए, वीडियो को लाइक नहीं करा है, वीडियो को लाइक करो, वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों में भी शेयर करो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है? तो कौन सा कथन जो है वो अफ्रीका के बारे में सही है? अफ्रीका एक बहुत बड़ा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यही एक महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत और मकर रेखाएं गुजरती हैं। बिल्कुल सही है। गोबी मरुस्थल इस महाद्वीप में स्थित है। और चौथा ऑप्शन है इसके पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे एशिया से अलग करता है। दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखो, भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है, क्योंकि शरद ऋतु में क्यों वर्षा होगी? पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। तो पहला ही ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। पहला वाला बिल्कुल राइट है। चलो क्वेश्चन नंबर 61। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 को देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है स्वास्थ्य और सुरक्षा एक समान खर्च करना। बी ऑप्शन है सुरक्षा बजट पर स्वास्थ्य बजट से ज़्यादा खर्च करना। सी ऑप्शन है सैन्य बल ना रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्चा किया जा सके। चौथा है सेना के जवानों के स्वास्थ्य पर खर्चा करना। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन, सुरक्षा बजट पर स्वास्थ्य बजट से ज़्यादा खर्च करना। चलो क्वेश्चन नंबर 62। एक मिनट रुकिए, एक तीसरा देखिए, तीसरा सैन्य बल ना रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च किया जा सके। ये तीसरा वाला ऑप्शन सही है इसमें। तीसरा क्वेश्चन नंबर 62। 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की। गाड़ियों में, कार्यस्थलों पर, वैवाहिक संबंधों में या सड़कों पर? तो ये है कार्यस्थलों पर। क्या है? कार्यस्थलों पर। क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो एक राज्य की राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो ये करते हैं आपके, करेक्ट आंसर आपका क्या होगा?
केंद्र सरकार। निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो वो है केंद्र सरकार। 64 भी देख लो। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। पटवारी तो है, नगर निगम वार्ड काउंसलर या भूमि रिकॉर्ड अधिकारी या फिर लेखपाल। तो लेखपाल तो है, तो भूमि रिकॉर्ड अधिकारी भी है, लेकिन नगर निगम वार्ड काउंसलर ये वाला नहीं है, दूसरा विकल्प गलत है। क्वेश्चन नंबर 65। देखो क्या कह रहा है। भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए डी.के. बासु निर्देश क्या हैं? तो क्या हैं इसके बारे में थोड़ा सा समझो। पहला ऑप्शन है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए निर्देश। दूसरा ऑप्शन है बच्चों के हानिकारक रोजगारों से बचाव के लिए निर्देश। तीसरा ऑप्शन है घरेलू हिंसा से महिलाओं के बचाव के लिए निर्देश। चौथा ऑप्शन है गिरफ्तारी, नज़रबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया से जुड़े निर्देश। तो गिरफ्तारी, नज़रबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश। चौथा ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 66। चलो इसे भी देख लेते हैं। वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है? तो ये हो जाएगा अनुसूचित जनजातियां। पहला वाला ऑप्शन सही है। वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों की स्वीकारता है? तो वो है अनुसूचित जनजातियां। द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है। क्वेश्चन आ गया 67 कह रहा है द्वितीय स्रोत का एक उदाहरण है। पहला है भारत का संविधान, दूसरा है जनगणना रिपोर्ट 2011, तीसरा है जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण रिकॉर्ड, चौथा ऑप्शन है हमारे अतीत फर्स्ट यानी कक्षा 6 के लिए NCERT की इतिहास की पाठ्य पुस्तक। चार में से एक ऑप्शन सही है, जो सही वाला ऑप्शन है उसका चुनाव करना है। तो 67 का चौथा वाला ऑप्शन सही है, हमारे अतीत कक्षा 6 के लिए NCERT की इतिहास की पाठ्य पुस्तक। तो क्वेश्चन नंबर 68 नंबर देखो आप। देखो SST आप सॉल्व कर रहे हो ना, CTET का ध्यान रखना, लास्ट तक आप वीडियो में बने रहना, तभी सारे क्वेश्चन आपके समझ में आएंगे। नीचे दिए गए दो कथनों पर विचार कीजिए। देखो, परीक्षाएं तंत्र की सुविधा के लिए निर्मित कृत्रिम परिस्थितियां हैं, ना कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी के लिए। कथन बिल्कुल सही है। स्मृति परीक्षण से दूर दक्षताओं के परीक्षण पर जोर के रूप में बदलाव सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में तनाव को कम करेगा। बिल्कुल सही है, ए और बी दोनों सही है, दूसरा वाला हमारा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69। तो 69 क्या कह रहा है, इसको समझो। सामाजिक विज्ञान के अध्यापका का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। क्या उद्देश्य होना चाहिए? प्रतिस्पर्धा जागृत करना, जी नहीं। प्रतिस्पर्धा याद करवाना, तो याद नहीं करवाना। बी देखो, दूसरा देखो, सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच के संबंधों का बोध कराना। और चौथा वाला देखो आप, समाज में यथास्थिति बनाए रखने तथा सरकार के सभी निर्णयों को स्वीकार करने के लिए शिक्षार्थियों को तैयार करना। अब कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको चुनना है। तो दूसरा वाला ऑप्शन ज़्यादा बेस्ट है। सभी तत्वों को समाज का निर्माण करते, सभी तत्व जो होते हैं वो समाज का निर्माण करते हैं और उनके बीच संबंधों का जो है वो बोध कराना है। क्वेश्चन नंबर 70 यानी 70 क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 को देखते हैं, क्या कह रहा है। सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य है। पहला है पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान को याद करने की क्षमताओं का परीक्षण तथा सभी शिक्षार्थियों के लिए परीक्षा के तनाव को कम करना। दूसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों को वर्गीकृत करने एवं चिन्हित करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों के बीच सामाजिक विभेदों को दर्शाने के लिए। और चौथा ऑप्शन है शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना तथा मानक स्थापित करना, जिनको पाने के लिए वे प्रयासरत है। चौथा वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, शिक्षार्थी को प्रतिपुष्टि देना तथा मानक स्थापित करना, जिनको पाने के लिए वे प्रयासरत हैं। 71
सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों को एक प्रभावी शैक्षणिक उपकरण के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि ए नंबर पे देखो, फिल्में कक्षा के भीतर बाहरी दुनिया को ला सकती हैं। बी है, फिल्में अनदेखे और अनसुने संदर्भों को खोजने की शक्ति से प्रेरित करते हैं। फिल्में ऐसी कहानियां, संवादों और छवियों को सामने लाती हैं जो जीवन में हमसे दूर हो सकती हैं। फिल्में एक वस्तुनिष्ठ माध्यम है जो छात्रों को एक ही तरीके से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती हैं। तो देखो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ए बी सी हमारा सही है, ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। तो पहला वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो 72 नंबर देखो आप। कक्षा में मानचित्र के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही है। मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मित है, पॉजिटिव है। चिरकाल से उत्तर को सदा सभी सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में मानचित्र में ऊपर दर्शाया गया है। मानचित्र एक त्रिआयामी साधन है, जबकि हम एक 2 आयामी दुनिया रहते हैं। शिक्षार्थी में स्वयं की समय की अवधारणा को विकसित करने के लिए मानचित्र एक सहायक। तो पहला वाला ऑप्शन सही है, केवल ए, केवल ए। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। शिक्षार्थियों के जीवन से अधिगम को जोड़ने के प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए। पहला ऑप्शन है, विषय वस्तु में विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोणों को जानबूझकर एवं सुस्पष्ट शामिल करें। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, कक्षा में शिक्षार्थियों को उनकी निजी एवं पारिवारिक संदर्भों से चिन्हित करना। सी ऑप्शन क्या कह रहा है, सी ऑप्शन कह रहा है, शिक्षार्थियों को अपने उदाहरणों एवं अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए क्या करना है, मौका देना है। तो देखो ए तो सही है और सी भी सही है, तो दूसरा ऑप्शन सही है, ए एवं सी सही है, ए और सी दूसरा वाला। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन देखो। इतिहास पढ़ाते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग करते हैं किसी साम्राज्य या वंश के वर्धन एवं विकास को चित्रित करने के लिए। बी ऑप्शन है, अनुक्रम एवं प्रक्रियात्मक संबंधों को दर्शाने के लिए। सी ऑप्शन है, एक कालक्रमिक रूपरेखा देने के लिए। डी ऑप्शन है, शिक्षार्थियों में स्थान की अवधारणा विकसित करने के लिए। तो कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। तो देखो विद्यार्थियों में स्थान की अवधारणा विकसित करने के लिए ये रॉन्ग है, और ए बी सी इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 75। चलो, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को किस प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुकूलित या अनुकूलन करना चाहिए। यथोचित विराम तथा पुनरावृत्ति के साथ स्पष्ट एवं उच्च आवाज में बोलना। अब देखो दृष्टिबाधित है, यहाँ पे ध्यान रखना है। विविध प्रकार के आकर्षक दृश्य वाले कार्यपत्रकों का प्रयोग करना, मौखिक संकेतों का कल्पना करने के अवसरों को उत्पन्न करना, कक्षा में चर्चा के दौरान टेक्सटाइल स्पर्श करने वाली सामग्रियाँ। अब देखो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखो विविध प्रकार के आकर्षण दृश्य तो बच्चा देख नहीं पाएगा, इसका मतलब बी वाला हमारा रॉन्ग है। ए भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है। ए सी डी यानी दूसरे ऑप्शन में हमारा है, दूसरा वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 76 को देखो आप। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि के कथनों पर विचार करते हैं। यह उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रेरित है, यह शिक्षार्थियों को खोजी बना देता है, यह पूर्ण रूपेण एक शिक्षक केंद्रित है। प्रोजेक्ट की बात हो रही है, यह स्वयं निर्देशित क्रियाकलाप द्वारा अधिगम को मानती है। देखो ये शिक्षक केंद्रित तो है नहीं, ठीक है, प्रोजेक्ट विधि करके सीखना। तो ए बी और डी, ए बी डी है, तीसरा वाला विकल्प हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 77। चलो 77 के बारे में समझो आप।
अन्वेषण को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को किस रूप में देखेगी? पहला ऑप्शन है सामाजिक प्रक्रियाओं में खोज करने को उत्सुक। दूसरा ऑप्शन है स्रोतों के आधार पर कल्पनाशील। सी ऑप्शन है समस्याओं के समाधान के सुझावों की कोशिश करने वाले। और डी ऑप्शन है विवादास्पद मुद्दे को उच्चतर शिक्षा के स्तर पर चर्चा करने के लिए स्थगित करने वाले। तो विवादास्पद मुद्दों को उच्चतर शिक्षा के स्तर पर चर्चा करने के लिए स्थगित करने के वाले, ये गलत है। ए बी सी सही है, तो ए बी सी में हमारा दूसरा वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 78 नंबर देखो। सामाजिक विज्ञान के पाठचर्या को अधिक समावेशी बनाने में निम्नलिखित में से कौन सहायक हो सकता है? पाठचर्या को जेंडर संबंधी मुद्दों से जोड़ना, कक्षा में एक रूप निर्देश एवं एक निश्चित शिक्षण शैली, विभिन्न स्रोतों को शामिल करना, आधिकारिक एवं निम्न वर्गीय प्रसंगों के लिए एक परीक्षा पत्र सभी विद्यार्थियों के लिए। तो 78 में आपको बिल्कुल बताना है। देखो ए और सी को आप देखो, पाठचर्या को जेंडर संबंधित मुद्दे से जोड़ना है और विभिन्न स्रोतों से, तो ए सी हमारा सही हो जाएगा। ए सी दूसरे वाले विकल्प में है, दूसरा वाला सही है। 79 नंबर कह रहा है विद्यार्थी को विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए? कमियों को अंकित करने के लिए, उन्हें लगभग सभी चीज़ों पर दोषदर्शी होने के लिए, समाज में यथास्थिति बनाए रखने के लिए, यह समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की जिंदगी से कैसे जुड़ते हैं, एक रूप समशील दृष्टिकोण की कद्र करने के लिए। तो तीसरा वाला हमारा ऑप्शन सही है, यह समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की जिंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित उदाहरणों में से विविधता को दर्शाने वाले उदाहरण का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन, सरोज को स्कूल जाने का मौका मिला जबकि निर्मला को स्कूल जाने का मौका नहीं मिला। दूसरा ऑप्शन है एलन एक गरीब परिवार से वास्ता रखता है जबकि साइमन का परिवार बहुत अमीर है। तीसरा है रघु सुरेश को फुटबॉल की टीम में शामिल नहीं करना चाहता है क्योंकि वह समाज के एक खास समुदाय से आता है। चौथा है परितोष को बंगला अच्छी लगती है, वही सुचिता हिंदी बोलती है। तो देखो अगर हम 80 नंबर की बात करें तो चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, परितोष को बांग्ला अच्छी लाती है और वही सुचिता हिंदी बोलती है। चौथा वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए 81 नंबर देख लो आप। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, एक स्कूल के सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक भ्रमण में जीरो बोमिडिला, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, तमांग, लिसांग गांव शामिल किया गया। किस माध्यम से विद्यार्थी को आप भ्रमण के लिए दिए गए 2 राज्यों को अंकित करेंगे? तो देखो मिजोरम और मेघालय एक मानचित्र पर, पहला वाला ऑप्शन तो आपका गलत है। मणिपुर और सिक्किम एक समय रेखा पर, यह भी गलत है। अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर एक मानचित्र पर, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है, तीसरा वाला। क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 देखो, सामाजिक विज्ञान की समय की समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है, केवल इसको छोड़कर। केवल किसको छोड़कर, ये आपको बताना है। देखो शिक्षार्थी को दूसरे के स्थानीय अनुभवों को पढ़ने और स्वयं के अनुभवों को खोजने के लिए, तो ये तो पॉजिटिव है। प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए शिक्षार्थी को प्रोत्साहित देना जिससे कि सभी बेहतर बन सके, केवल इसको छोड़कर। तो केवल इसको छोड़कर क्वेश्चन के हिसाब से ये वाला नहीं होगा आपका। तो शिक्षार्थियों को दी गए विषय वस्तु प्रश्न बताने की क्षमता के प्रशंसा करना, अधिगम की जांच के लिए वैध स्वीकार करना, तो ये भी आपका क्वेश्चन के हिसाब से नहीं है। शिक्षार्थियों को कक्षा में विकसित ज्ञान को मूर्त परिस्थितियों में उपयोग करने के लिए अवसर देना, ये भी नहीं है। तो इसको छोड़कर प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए विद्यार्थी को प्रोत्साहन देना जिससे कि सभी बेहतर बन सके, दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 83, जेंडर रूढ़िवादिता से है। तो ये क्या कह रहा है, इसके बारे में आप समझो।
क्वेश्चन नंबर 83 है। पहला पॉइंट समझो, सिर्फ लड़कों को फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सिर्फ लड़कियों को कक्षा का बोर्ड सजाने के लिए कहा जाना चाहिए। तीसरा है, हालांकि लड़के कक्षा का चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लड़कियां एवं लड़के दोनों को की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। किसके अनुसार? क्वेश्चन के अनुसार। चलिए क्वेश्चन नंबर 84। एट्टी फोर क्या कह रहा है? सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक होगा। सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए क्या होगा? आवश्यक होगा। अतीत के सभी सांस्कृतिक प्रथाओं को बनाए रखना। बी है, साहित्यिक स्रोतों का समालोचनात्मक विश्लेषण करना, चाहे वो कितनी भी पुरानी हो। सी है, सभी गैर शाब्दिक स्रोतों का निष्कासन करना। और डी है, स्रोतों के ट्राई एनगुलेशन त्रिकोणीयन की प्रमुखता देना। तीसरा ऑप्शन सही है, बी और डी वाला। बी और डी सही है। क्वेश्चन नंबर 85। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 देखो आप। कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है इसमें, देखो, कक्षा में विचार विमर्श के दौरान समकालीन जन आंदोलनों और पक्ष समर्थन की कहानियों के अंशों को शामिल करके। पॉजिटिव है। भारतीय सांस्कृतिक परिवेश के ऐतिहासिक संदर्भों को एक गैर बराबर शक्ति समीकरण के रूप में देखकर सामाजिक न्याय पर आधारित संवैधानिक प्रावधानों को चर्चा में शामिल करके। नेक्स्ट है, कक्षा के दोषी बच्चों को तुरंत शारीरिक दंड देकर। इसको काट दो आप। ए और बी सी। ए बी सी किसमें? दूसरे ऑप्शन में है ए बी सी। चलो क्वेश्चन नंबर 86 देखो आप। अगला क्वेश्चन है, इतिहास शिक्षण शास्त्र प्रयास करेगा कि इतिहास का निर्माण स्रोतों पर आधारित होता है। इतिहास सामाजिक प्रक्रियाओं में निरंतर बदलाव को खोजे। इतिहास व्याख्यानों के विभेदों को संलग्न हो तथा प्रमुख समुदाय के विचारों को अनुमोदित करे। चौथा है, इतिहास घटनाओं को एक काल विशेष के सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में रख सके। तो इसमें देखो, तीसरा वाला नहीं होगा, ए सही होगा, बी सही होगा और डी सही होगा। ए बी डी यानी दूसरा वाला विकल्प हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87। प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकार किया गया है? तो ये तो सबको होगा, ये क्या है? जीवन। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जीवन। क्वेश्चन नंबर 88। भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया? तो विविधता में अगर एकता की बात करें तो ये है जवाहरलाल नेहरू। विविधता में एकता जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89। लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, ना कि मतदान द्वारा चुने जाते हैं? लोकसभा की बात कर रहा है, तो लोकसभा की बात कर रहा है तो लोकसभा में कितने? 2 सदस्यों को मनोनीत। कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? 2 सदस्य मनोनीत होते हैं। अगला देखो 90। 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र से बदलकर क्या हो गया? लोकतंत्र हो गया। क्या हो गया? लोकतंत्र हो गया। तीसरा वाला विकल्प सही है। अब आपके देखो 60 क्वेश्चन जो थे एसएसटी के भी कंप्लीट हो गए। अब आपके इस सेट के, ठीक है, ये 2019 दिसंबर का है, सोशल साइंस है। इसके 30 क्वेश्चन अब हिंदी के बचे हैं, तो जल्दी से अब हिंदी के आगे चल के सॉल्व करते हैं। तो वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो के लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कीजिए। चलिए देखिए, हिंदी भी आपके सामने है। जिन स्टूडेंटों ने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी ली है उनके लिए है, ठीक है। जिन्होंने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी ली है, भाषा फर्स्ट लिए हिंदी, उनके लिए है ये। तो देखो ये पैराग्राफ दिया है, पैराग्राफ में नहीं पढ़ूंगा, पैराग्राफ आप पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, पैराग्राफ आप पढ़ लेना। मैं आपको डायरेक्ट
क्वेश्चन आंसर सॉल्व करूँगा। वनस्पतियाँ जब सड़ने लगती हैं तब वातावरण को मिलती है। वनस्पतियाँ जब सड़ने लगेंगी तो वातावरण को क्या मिलेगी? तो वातावरण को मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड, पैराग्राफ के अनुसार। चलिए अगला क्वेश्चन है, पौधे और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के समान आ जाएगा जब हवा लंबे समय तक क्या होगी? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होगा? समान रहे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, वातावरण का विग्रह और समास क्या होगा? तो वातावरण का क्या होगा? वात का आवरण यानी तत्पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वात का आवरण यानी तत्पुरुष समास। अगला है श्वास और ऑक्सीजन। तो श्वास और ऑक्सीजन क्या है? ये है तत्सम आगत हो जाएगा। अगला देखो, यहीं पे देख लो, लंबे 1 मिनट 95 नंबर देख लो आप। लंबे समय तक पद व्याकरण की दृष्टि से, तो लंबे समय तक ये क्या है? क्रिया विश्लेषण है। क्या है? क्रिया विश्लेषण है। अब देखो 96, गद्यांश का मुख्य विषय क्या है? तो गद्यांश का जो मुख्य विषय था वो क्या था? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन। विनिमय का अर्थ क्या है? विनिमय का अर्थ होता है लेना और देना। 1 मिनट रुकिए, 97, हाँ, लेना और देना क्या है? विनिमय है। 98, हम सांस के साथ क्या करते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं और ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, 98 का दूसरा। अब देखो यहाँ पे 99 नंबर, 99 क्या कह रहा है? समझो। ऑक्सीजन ग्रहण करने में अधिकांश जीवधारियों का स्वभाव क्या होगा? मानव की तरह होगा। तीसरा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा 99 का। ठीक है, पैराग्राफ के क्वेश्चन आपके सॉल्व हो चुके हैं। अब देखो जो दूसरा पैराग्राफ है ये आपका स्टार्ट होगा। पैराग्राफ आप पढ़ लीजिए, पैराग्राफ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि टाइम बहुत हो जाएगा और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, पैराग्राफ का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, पढ़िए। इसके बाद क्वेश्चन देखो, पेट पीठ दोनों मिलाकर इसका कारण क्या हो सकता है? तो इसका कारण क्या हो सकता है? कुछ भी भोजन ना करना। अगला है कलेजे के 2 टूक करना। तो कलेजे के 2 टूक करने का मतलब है मन को कष्ट पहुंचाना। मन को क्या करना है? कष्ट पहुंचाना। भिखारी अपनी झोली क्यों फैलाता है? तो भिखारी अपनी झोली क्यों फैलाता है, इसका क्या अर्थ होगा? भूख मिटाने के लिए कुछ अन्न चाहता है। भूख मिटाने के लिए क्या चाहता है? कुछ अन्न चाहता है। अब देखो मुंह है, मुंह शब्द में चंद्रबिंदु क्या है? तो चंद्रबिंदु है अनुनासिक। क्या है? अनुनासिक। चौथा वाला देखो, चौथा वाला है 104 नंबर, काव्यांश से हमारे मन में उठने वाला जो भाव है वो क्या है? तो वो हो जाएगा करुणा। तीसरा वाला, चलो, वह आता में सर्वनाम का द्वितीयक हो सकता है। क्या द्वितीयक हो सकता है? ये हो जाएगा भिक्षुक। चलिए 6 नंबर देखो, 106, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है प्रश्नोत्तरी, भाषण, अंत्याक्षरी का मात्र आयोजन करना। दूसरा ऑप्शन है भाषा की बारीकी, सौंदर्य बोध को सही रूप में समझना। तीसरा है दूसरों के अनुभवों से जोड़कर सवालों के जवाब देना। चौथा है निजी अनुभवों को केवल लिखकर अभिव्यक्त करना। तो जल्दी से बताओ 106 नंबर का कौन सा हो जाएगा? भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझना। 107 नंबर क्वेश्चन देखो जल्दी से, ज्ञान से संबंधित अन्य विषय की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का क्या है? एकमात्र उद्देश्य है या एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य है? तो ये हो जाएगा आपका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पढ़ने का अर्थ क्या है? पढ़ने का जो अर्थ होता है वो होता है
पढ़कर समझना, वर्णमाला का ज्ञान, वाक्यों को पढ़ना, शब्दों का पढ़ना, शब्दों को पढ़ना, वाक्यों को पढ़ना, वर्णमाला का ज्ञान, पढ़कर समझना। पहला वाला ऑप्शन सही है। चलो अगला देखो 109 नंबर। कविता में कई बार अभी भी प्रयोग करके बातें रची गई। बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं? प्रश्न की ओर संकेत करता है, तो भाषा की बारीकी की ओर संकेत करता है। ये भाषा की बारीकी की ओर संकेत कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 110। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? रेडियो नाटक, कविता पाठ, आयु अनुरूप साहित्य या फिर समाचार पत्र? तो आयु अनुरूप साहित्य हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 111। 111 क्या कह रहा है, इसको समझो। गणित, विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं। यह विचार क्या है? यह विचार पूर्णतः क्या है? सत्य है। पूर्णतः क्या है? सत्य है। क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112 कह रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए ताकि बच्चे क्या करें? ताकि बच्चे क्या करें? भाषा के विभिन्न रंगतों से परिचित हो सकें, हिंदीतर भाषी साहित्यकारों से परिचित हो सके, सामाजिक संस्कृति से परिचित हो सके। तो ये सभी चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 117 नंबर क्वेश्चन देखो। 117 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है? तो ये आगमन विधि सबसे प्रभावी है। 118 नंबर देखो। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तक में रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का विचार से जुड़ा है। विषयों की विभिन्न भाषाओं संपूर्ण पाठचर्या में भाषा, हिंदी भाषा की विभिन्न रंगतों, विज्ञान संबंधी शब्दावली। तो ये हो जाएगा हिंदी भाषा की विभिन्न रंगतों। क्वेश्चन नंबर 119। त्रिभाषा फार्मूला। त्रिभाषा फार्मूला भारत की चुनौतियां को संबोधित करने का एक प्रयास है। पहला ऑप्शन है संस्कृति समाधानों, दूसरा है समस्याओं अवसरों, तीसरा है भाषा स्थिति संस्कृति, चौथा है भाषा स्थिति और अवसरों। तो भाषा स्थिति और अवसरों चौथा वाला विकल्प यहाँ पे सही है। चलिए 120 नंबर। 120 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। यह विचार क्या है? पूर्णतः असत्य है, पूर्णतः सत्य है, आंशिक रूप से सत्य है या पूर्णतः निराधार है? तो जल्दी से बताइए, ये पूर्णतः क्या है? सत्य है। तो देखो मैं आपको बता दूं, ये 2019 का पेपर था और कब का है? 2019 दिसंबर का पेपर है। 2019 दिसंबर का पेपर है, सेकेंड पेपर है ये, ठीक है। जूनियर स्तर का पेपर था और ई बुकलेट थी, ठीक। सोशल साइंस का हमने कंप्लीट ये पेपर सोल्यूशन देख लिया। इसी प्रकार के सभी पेपरों के अगर आप सोल्यूशन देखना चाहते हो तो हमारे चैनल पे हमने CTET की प्लेलिस्ट जो बना दी है, वहाँ पे आप जाइए, उस प्लेलिस्ट पे जाके सारे के सारे पेपर आपको मिल जाएंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।